क्वेश्चन दिया है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। इसका सलूशन देखते हैं। हमने मान लिया कि वह संख्या x है। x का 75% मतलब संख्या का 75% निकालने के लिए 75 से x में गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि x का 75% निकाल कर और 75 जोड़ा गया तो बराबर वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो प्रश्नानुसार हमने लिख लिया। अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 75x/100 प्लस 75 बराबर x। इसको जोड़ने के लिए 100 से 75 में गुणा करेंगे तो यह होगा 7500 और इसमें 75x जोड़ देंगे 75x/100 बराबर x। अब यह 100 से भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 7500 प्लस 75x बराबर 100x। अब ये 75x इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 75 को 100x में से घटा देंगे तो यह इधर बच जाएगा 7500 बराबर इधर बच जाएगा 25x। तो 25x बराबर 7500 x बराबर हो जाएगा 75x बराबर हो जाएगा 7500/25। 25 से भाग देंगे तो 300 आएगा। यही हो जाएगा आंसर x का मान। यह जो है ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपये हो तो क्रय मूल्य है। यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है। इसका देखते हैं सलूशन। हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है। हमने क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लिया। यदि लाभ प्रतिशत 15% होता है तब वह धन हो जाएगा 115 रुपये, यानी कि 100 का 15% 15 रुपया हो जाएगा और 100 में 15 जोड़ देंगे हम तो यह हो जाएगा 115। ऐसे ही यदि हानि होता है 15% हानि होता है तो वह धन हो जाएगा 100 का 15% 15 होगा, 100 में से 15 घटा देंगे चूँकि हानि हुई है तो यहाँ 85 रुपये बच जाएंगे, यानी कि यहाँ 115 रुपये ये 85 रुपये बच जाएंगे। अब यह कह रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों का अगर अंतर हम निकालते हैं तो 115 में से 85 घटाएंगे, 115 में से 85 घटाएंगे तो यह आएगा 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये का अंतर है। क्वेश्चन में यह बता रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर 450 रुपये है, मतलब कि यहाँ अंतर हमारा 30 रुपये आया। 100 रुपये पर अंतर 30 रुपये आया, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि 30 रुपया अंतर जो है वो बराबर है 450 रुपये के, इसलिए कि क्वेश्चन में 450 अंतर दिया है। और जबकि हमारा अगर 100 रुपये पर अंतर निकाले तो 30 रुपये है, यानी कि यह 30 जो है 450 के बराबर है। तो इसलिए हम 1 निकाल देंगे कि 1 बराबर कितना होगा, मतलब कि 1 हमारा कितने का बराबर होगा। तो ये कटा दिए तो कट गया, फिर 3 से यह 1 बार में कटेगा, ये 3 से 15 या 45 15 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ 1 जो है 15 के बराबर है। तो अब इसलिए हम निकाल देंगे कि 100 कितने का बराबर होगा। तो 100 हमारा कितने का बराबर होगा, अब ये निकाल देंगे। यहाँ चूंकि 100 माने हैं तो 100 कितने का बराबर होगा, तो 100 होगा 15 गुणे 100, यानी कि 1500 रुपये के बराबर होगा। तो यही हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपये, तो यहाँ 100 पे निकाल दिए तो यहाँ क्रय मूल्य हो गया हमारा क्रय मूल्य। यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन सी में दिया है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। इसका सलूशन देखते हैं। सतत विषम संख्या क्या होगी, सतत विषम संख्या क्या होगी। सतत विषम संख्या होगी कि लगातार विषम संख्या आने वाली, जैसे 1 इसके बाद विषम संख्या क्या आती है 3, तो यह सतत विषम हो गई। जैसे कि 45 और 47 यह जो है सतत विषम संख्याएं हो गई, ये सतत विषम संख्याएं हो गई। तो इसी तरह कह रहा है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 रुपये है।
तो सबसे पहले 6723 रुपये दिया है, तो यदि हम इसका खंड करेंगे, गुणनफल दिया है तो खंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी है जिसका गुणनफल ये है, तो इसीलिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इसमें 3 है, यहाँ सबसे पहले 3 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, तो ये आएगा 2 बार, फिर 2 बार ले जाएंगे, फिर 4 बार ले जाएंगे, फिर 1 बार, फिर 3 से भाग ले जाएंगे तो फिर 7 बार, फिर 4 बार, फिर 7 बार जाएगा भाग, फिर इसमें 3 से भाग जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 2 बार, फिर 4 बार, फिर 9 बार जाएगा, फिर इसमें 3 से भाग ले जाएंगे तो 8 बार और फिर 3 बार। अब ये 83 में भाग नहीं जाएगा, तब यानी कि 6723 बराबर, अब ये 333 इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 3 का 9, 9 27, 27 दिया 81, यह हो गया 81 या गुणे 83, 81 गुणे 83, यह जो है इसका खंड हो गया। यह सतत विषम संख्या भी हो गई, 81 के बाद 83 विषम संख्या आती है, तो यह सतत विषम संख्या भी हो गई। अब यह पूछ रहा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल, छोटी संख्या 81 है तो यहाँ हो जाएगा छोटी संख्या का वर्गमूल, तो छोटी संख्या 81 है तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे, यह हो जाएगा 9 गुणे 9 बराबर आ जाएगा 9, तो इसका यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही दिया है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधी 64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। यह कह रहा है तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो हमने मान लिया कि भुजा ए है तो यहाँ हो जाएगा ए का क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, यहाँ भुजा ए है तो यह होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का 6a स्क्वायर। एक घन जो पहला घन है उसकी भुजा a1 है और दूसरा घन का भुजा a2 है, यह हम मान लेते हैं। तो संबंध दिया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधे 64 है, तो इनका अनुपात निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले घन का भुजा a1 है तो इसका आयतन होगा a1 क्यूब, संबंधे दूसरे का a2 है तो a2 क्यूब हो जाएगा, बराबर दिया है 27 संबंधे 64। तो हम संबंध को बटे में लिख सकते हैं, तो बटे में लिखेंगे a1 क्यूब बटे a2 क्यूब बराबर 27 बटे 64। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 3 बटे 4। यह बच जाएगा कि a1 संबंधे a2 बराबर 3 संबंधे 4, यह भुजा का अनुपात हो गया। अब इसी से हम जो है अब संपूर्ण पृष्ठ का भी संबंध निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। तो जैसे संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है ये, तो हो जाए 6a1 स्क्वायर बटे 6a2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और a2 का मान है यहाँ 4, यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है, तो जब 6 से गुणा करेंगे इसमें भी 6 है, इसमें भी गुणा है, तो ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा, ऊपर 9 है तो हो जाएगा 9 संबंधे 16, यह नीचे 16, यही हो जाएगा आंसर। यह जो है ऑप्शन डी में दिया है, अतः ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x प्लस वाई बराबर 2z है तो x बटे x माइनस जेड प्लस z बटे y माइनस जेड का मान होगा। इसका मान पूछ रहा है।
यहाँ पर दिया है कि x प्लस वाई बराबर 2z दिया है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर z प्लस जेड, यानी कि 2z है तो इसको लिख सकते हैं z प्लस जेड, z को z में जोड़ेंगे तो 2z हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि x प्लस, अब इस z को जो है, एक z को यहाँ प्लस है तो इसको हम लेके आ जाएंगे इधर, तो इधर इसको लेके आएंगे तो यह जब z ये प्लस है तो इधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस, और इस y को इधर लेके चले जाएंगे, यानी कि y इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस y। तो अब यह हो गया, एक मान मिल गया हम लोगों को कि यहाँ की x माइनस जेड बराबर z माइनस वाई, यह एक मान मिल गया। अब जिसका मान निकालने के लिए पूछ रहा है इसको हम लिखते हैं x माइनस जेड प्लस जेड बटे y माइनस जेड, इसका मान निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बटे, इसका मान दिया है यहाँ x माइनस जेड का मान दिया है z माइनस वाई, तो इसको हम बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा z माइनस वाई, x माइनस जेड बराबर z माइनस वाई, तो इसका मान हम लिख लेंगे। अब प्लस जो है इसको हम लिख सकते हैं z बटे, इसमें माइनस यदि कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा, यह यदि इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस वाई हो जाएगा, यह प्लस जेड हो जाएगा, यानी कि प्लस जेड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस जेड को पहले या माइनस वाई को बाद में, इसको लिख सकते हैं जेड को पहले लिख दें, वाई माइनस है तो वाई को बाद में लिख दिए। अब यह माइनस है, इस माइनस इस प्लस में जब गुणा होगा तो यह भी माइनस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स जेड माइनस वाई माइनस, इससे माइनस से गुणा हुआ तो ये भी माइनस हो गया, यहाँ का माइनस हट जाएगा, जेड माइनस वाई। अब ये नीचे का हर बराबर हो गया दोनों, तो यह हम सीधे घटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको हल करेंगे तो जेड चूंकि हर बराबर है तो लिख सकते हैं x माइनस जेड बराबर, इसमें से किसी एक को बटे लिख देंगे, तो यहाँ x माइनस जेड है तो x माइनस जेड का यहाँ मान दिया है z माइनस वाई, तो यहाँ इसका मान लिख देंगे z माइनस वाई बटे यह है z माइनस वाई। अब दोनों सेम है तो इससे यह कट जाएगा, एक बार में भाग जाएगा, तो यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा, यही हो गया आंसर। यह ऑप्शन ए में दिया है, अतः ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 की घात 50, 3 की घात 40 और 4 की घात 30 तथा 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सलूशन। दिया है संख्या 2 की घात 50, दूसरी संख्या है 3 की घात 40, तीसरी संख्या दिया है 4 की घात 30 और चौथी दिया है 5 की घात 20। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है यह बताना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है या सबसे बड़ी संख्या कौन है, या यह भी कहेगा कि इसे आरोही क्रम में लिखिए, इसे अवरोही क्रम में लिखिए, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। यदि घात के ऊपर घात हो तो इसका मतलब होता है गुणा, जैसे ए स्क्वायर की घात के ऊपर घात है 10 तो इसका मतलब है कि घात का घात में गुणा होता है, यानी कि ए की घात इसको 20 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 10 बराबर 20 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 2 की घात 50 है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसकी घात 10, इसका मतलब यही हुआ कि 2 की घात 50। इसी प्रकार 3 की घात 4 और इसकी घात लिख सकते हैं 10, यानी कि आपस में गुणा होगा तो यह 40 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 की घात 3 की घात 10, इसी प्रकार 5 की घात 2 की घात 10 लिख सकते हैं, मान होगा 32। 2 का यदि हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर 5 बार करते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी के 32, तो यह 32 हो गया, तो यानी कि 32 के घात यह 10 हो गया। ऐसे ही 3 के घात 4 यानी इसका मान आएगा 81, 81 के घात 10। इसी प्रकार 4 की घात 3 इसका मान आएगा 64, यानी कि 64 की घात 10। ऐसे ही 5 की घात 2 यानी 50, 25 इसका मान आएगा 25, यानी 25 के घात 10।
अब हम बता सकते हैं सबका घात बराबर है, और जो संख्या बड़ी होगी वही इसमें से बड़ी संख्या होगी, और जो संख्या छोटी होगी वही संख्या छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 81 है, तो हम कह सकते हैं कि 81 की घात 10 यह सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि हम 3 की घात 40 को 81 की घात 10 लिखे हैं, यानी कि 81 की घात 10 बराबर है 3 की घात 40 के। तो हम कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, 3 की घात 40 यह सबसे बड़ी संख्या है। यदि एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 25, तो 25 है, तो 25 की घात 10, तो यह आया है 5 की घात 20 से। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 5 की घात 20 है। यह 3 की घात 40 ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा।